नमस्कार, साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज से चौथे चरण के लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे। दरअसल चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है। 25 अप्रैल तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 अप्रैल तक नाम वापस ले सकते हैं। चौथे चरण के लिए 13 मई को वोट डाले जाने हैं और आज से इसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 25 अप्रैल तक चलने वाली इस नामांकन प्रक्रिया में सभी चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे और 26 तारीख को स्क्रूटनी होगी। नाम वापसी के लिए आगे की प्रक्रिया 26 तारीख के बाद। और ऐसे में आपको बता दें कि चौथे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 25 अप्रैल तक चलनी है, जो कि आज से शुरू हो जाएगी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद। और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 11 बजे से जो औपचारिक समय है नामांकन की प्रक्रिया का वो शुरू होगा और 3 बजे तक 11 से 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलती है। और ऐसे में चौथे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया का दौर अब शुरू हो जाएगा आज से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद। बात करेंगे भोपाल की, जहां कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता सुनील सूद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दरअसल भोपाल के महापौर रह चुके सुनील सूद सुरेश पचौरी के करीबी हैं और सुनील सूद के साथ कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होंगे। कैलाश मिश्रा भी सुरेश पचौरी के करीबी हैं और ऐसे में ज्वाइन करेंगे पार्टी को। और कांग्रेस नेता सुनील सूद सुरेश पचौरी के करीबी माने जाते हैं और ये इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लगने वाले झटकों में एक और झटका। और ये लिस्ट और लंबी होती जा रही है जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट है। ये एक और नाम जुड़ जाएगा। और कोरबा के तानाखार में कांग्रेस में भगदड़ मच गई। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल। 35 सरपंचों समेत 130 जनप्रतिनिधियों ने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी के प्रत्याशी सरोज पांडे की मौजूदगी में वो शामिल हुए हैं और कांग्रेस में भगदड़ जैसी स्थिति है। कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बीते कुछ दिनों में भी जिस तरीके से बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस से छोड़कर दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, इसके बाद से कहा जा रहा है कि अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है और अभी भी कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। और ऐसे में 35 सरपंच ने बीजेपी का दामन थामा। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम जीत सकते हैं। और इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवाल का जवाब देना है और आप जीत सकते हैं शानदार उपहार। 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब आज का सवाल, एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और कुछ हिंट्स देंगे ताकि आप आसानी से इन्हें पहचान सकें और एक मौका इस कॉन्टेस्ट को जीतने का आपको मिले। विमान हादसे में इस राजनेता की जान गई थी। आपको पहचानना है और देना है जवाब। आप दिए गए नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं और दिए गए QR कोड पर भी स्कैन कर अपना जवाब भेज सकते हैं और पा सकते हैं शानदार इनाम। आज भोपाल लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा नामांकन भरेंगे। दरअसल नामांकन रैली और जनसभा में शामिल होने के लिए दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे नामांकन से पहले जनसभा भी करेंगे। सीएम और पूर्व सीएम चुनावी रैली में ताकत झोंकेंगे और बीते कई दिनों में आपने देखा होगा जब कई बड़े चेहरों के नामांकन के वक्त भी पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे हैं और ऐसे ही लगातार जो शक्ति प्रदर्शन है वो बीजेपी का आने वाले समय में भी और भी दिखाई देगा।
और सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज भी चुनाव प्रचार करेंगे और पूरी ताकत झोंकेंगे। सीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहेगा, आइए बताते हैं आपको। दोपहर 12:30 बजे सागर में स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े के पक्ष में प्रचार करेंगे। आपको बताते चलें कि दोपहर 1:30 बजे भिंड में चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे और शाम के वक्त पन्ना के पवई में एक रोड शो में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को शामिल होना है। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान में जुटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भी इसे जारी रखेंगे। सीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी हम आपको साथ साथ बता रहे हैं कि आज कहां कहां उन्हें चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होना है। एमपी में पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। आने वाले दिनों में आप उन्हें दमोह और मुरैना में देखेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं मुरैना और दमोह में होने वाली हैं, जिसमें दमोह में 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। दोपहर 1 बजे दमोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा में शामिल होंगे। इमलाई में पीएम मोदी की जनसभा होगी। 25 अप्रैल को मुरैना आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुरैना में सुबह 10 बजे आम सभा करेंगे पीएम। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है और 25 अप्रैल को मुरैना में भी सुबह 10 बजे उनका कार्यक्रम होना है। 19 तारीख को भी उनके कार्यक्रम हैं और प्रधानमंत्री की सभा में क्या कुछ और मुद्दे उठाए जाएंगे, ये भी देखने का विषय होगा। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैंने अभी बताया कि आगामी 19 तारीख को समय लगभग 1 बजे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दमोह पधार रहे हैं और उनकी तैयारियां लगभग तेज़ी से चल रही हैं और कुछ पूर्ण भी हो गई। अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। 1 बजे आकर के और लगभग 1:45 बजे पहुंचकर यहाँ और लगभग 2:40 पर यहाँ से प्रस्थान करेंगे जबलपुर के लिए। जबलपुर से फिर दिल्ली जाएंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको अभी दे दिया जाएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। और अब बात करेंगे कांकेर की, जहां मुठभेड़ के बाद भूपेश बघेल का बयान आया है। भूपेश बघेल ने एनकाउंटर पर एक तरह से सवाल उठाते हुए फर्जी बता दिया और इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा तो एक और बयान आया और इस बयान में उन्होंने सुरक्षा बलों की तारीफ की, मुठभेड़ को बड़ी सफलता बताया और उधर बघेल के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही बघेल को फर्जी मुठभेड़ बताने को प्रमाणित करने की भी चुनौती दे दी है। तो कांकेर मुठभेड़ मामले में भूपेश बघेल का पहले एक बयान आया, लेकिन जब उनकी आलोचना होने लगी, उनके बयानों की आलोचना होने लगी, तो उन्होंने अपने बयान को ही पलट दिया। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। हम लोगों ने फर्जी इनकाउंटर नहीं किया, हमारे शासनकाल में कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी इनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अभी फिर से 4 महीने में वो फर्जी इनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है। बड़ी सफलता मिली है हमारे नौजवानों को। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। 29 नक्सली मारे गए, ये बड़ी घटना है। अभी तक होता यह था कि हमारे जवान साथ होते रहे, लेकिन हमारे शासनकाल में हुआ ये है कि नक्सली के मान में घुसकर उसे सीधी लड़ाई होती रही है। हमारे जवान भी शहीद हुए, तो उससे अधिक कहीं नक्सलियों को नुकसान हुआ है। और ये लगातार 5 साल में हम नक्सलियों को बहुत पीछे ढकेलते थे, हमारी नीति उनके कारण से। अभी जो घटना घटी है, निश्चित रूप में इसमें हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली। मैं पुनः बधाई देता हूँ। देखिए, हर चीज़ में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने मतलब काल्पनिक कहा, और ये तो उनके यहाँ की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है। अगर यहीं कहीं यहाँ किसी भी तरह से अगर ये फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें। ये दुखद है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, वो कल कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है। भाजपा के सरकार में ऐसे, भैया ये मतलब जिन जवानों को मैं देखकर आया हूं,
क्या फर्जी ढंग से उनको मारा गया है? जितने असला बरामद हुए हैं वो फर्जी हैं, वर्दीधारी सारे हैं वो फर्जी हैं। अब इस तरह से कह के फिर से विषय को बदल देना ये बहुत गलत बात है। और रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले द्वारा नक्सलियों को शहीद बताने पर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा नक्सलियों को शहीद कहा जाना दुर्भाग्यजनक है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस ने लोकतंत्र पर प्रहार किया, ये देश के सुरक्षा बलों पर प्रहार है। दरअसल उनकी बहादुरी को लेकर भी सवाल है ये, और छत्तीसगढ़ की जनता पर प्रहार उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद में झोंका था और यह बयान नक्सलियों का समर्थन करने वाला है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता द्वारा नक्सलियों को शहीद कहा जाना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, निंदनीय है। ये मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। और अब बात बिलासपुर की करेंगे, जहां बिलासपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। दरअसल आरोपी पर युवती से रेप का आरोप है और शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप इस पर लगा। अश्लील वीडियो वायरल करने की भी धमकी तक दी गई। आरोपी अल्ताफ खां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 लाख रुपए भी उसने अपने अकाउंट पे ट्रांसफ़र किया है वो पैसा। वो बहन बहुत सालों से प्रताड़ित थी, अंततः आज वो हम सबसे मदद मांगने आई। समस्त हिंदू संगठन उसके साथ खड़ा है और इसीलिए आज हम लोग बिलासपुर सिविल थाना में आकर उस युवक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करा। रिलेशनशिप के दौरान उनके साथ मारपीट भी की और शारीरिक संबंध बनाया। साथ ही उनकी एक वीडियो बना के उनसे कुछ पैसे लेने की भी बात कही थी। जो उस संबंध में आरोपी को आइडेंटिफाई किया गया, उनको अरेस्ट किया गया है और अब रिमांड पर भेज दिया गया। और खबर इंदौर से, जहां पर 20 लाख रुपए की अवैध शराब की जब्ती का मामला। 300 पेटी से ज्यादा अवैध शराब यहां से जब्त की गई। ट्रक में बोरी के पीछे छुपा रखी थी पेटियां। मुखबिर की सूचना पर एरोड्रम पुलिस ने कार्रवाई की है। अवैध शराब की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में वाहन चला रहे ड्राइवर को हिरासत में लिया गया और ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। इंदौर के देवास नाके से अहमदाबाद जा रही थी ये शराब। जो हमें ट्रक के अंदर से मिली है, उसका जो ड्राइवर के पास उसकी एक बिल्टी थी, उसके डॉक्यूमेंट है, कागजात है। हम उसको वेरीफाई करेंगे कि वो ओरिजिनल है या फिर मेडअप है। तो प्राइमा फेसाई दिलबाग सुपारी ये अहमदाबाद में ट्रांसपोर्ट करने जा रहा था, ऐसा इसका कहना है। इसके अलावा ये जो ड्राइवर है बेसिकली ये इंदौर का ही रहने वाला है, लोकल इंदौर का रहवासी है। और अब बात बलौदा बाजार की करेंगे, जहां सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डीजे में नाचने को लेकर युवाओं में मारपीट हुई थी। दरअसल कोतवाली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस के सामने ही गांव के लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे आरोपी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डीजे पर नाचने को लेकर हंगामा हुआ था और इस हंगामे में मारपीट के बाद 6 लोगों को अरेस्ट किया। बलौदा बाजार से मारपीट का यह पूरा मामला, जहां डीजे पर नाचने को लेकर युवाओं के बीच मारपीट हुई। कोतवाली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में डीजे पर नाचने को लेकर यह बवाल हुआ था। लोकसभा चुनाव में सतना सीट पर सियासी फाइट जितनी टाइट है उतनी ही दिलचस्प भी। और यहां मौजूदा सांसद और मौजूदा विधायक के बीच जंग है। कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, अब उनकी जीत के लिए वोट का जुगाड़ रहे हैं। हाथ की वकालत करने वाले कमल थाम चुके हैं और कभी अपने ही सियासी दुश्मन रहे उम्मीदवार की जीत की कामना कर रहे हैं। सतना में नारायण नारायण भी खूब हो रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। विंध्य की लड़ाई, दल बदल का दिलचस्प रंग। कभी हराने के लिए भरते थे दम, अब जीत का सेहरा बंधवाने में जुटे।
2024 से पहले 2019 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर। सियासी मैदान में बीजेपी के गणेश सिंह थे, जिन्हें हराने के लिए कांग्रेस कैंडिडेट राजा राम त्रिपाठी पूरे दमखम से मैदान में थे। लेकिन जीत का सेहरा राजा राम त्रिपाठी के सिर नहीं बल्कि गणेश सिंह के सिर बंधा था। 2019 में जो राजा राम त्रिपाठी गणेश सिंह को हराने के लिए पूरी ताकत से जुटे थे, अब गणेश सिंह को जिताने के लिए वोट मांग रहे हैं। राजा राम त्रिपाठी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व महापौर, कई सारे दायित्व का निर्वहन करके आए हैं और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के ये वर्तमान के समय में दूसरी बार सरकार का संकल्प लेकर के हमारी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करें। 2019 से 2024 में आया ये बदलाव बता रहा है कि सियासत ही नहीं, नेताओं का रंग और सुर भी दल बदल के साथ कैसे बदल जाते हैं। राजा राम त्रिपाठी ही नहीं, गणेश सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के सुधीर सिंह तोमर भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। देखा आपने ये दिलचस्प सियासी शो। 2009-2019 में जो एक दूसरे के खिलाफ मैदाने जंग में थे, अब विरोधियों से गले मिल रहे हैं। सतना लोकसभा सीट की एक और खासियत है, बीजेपी के लोकसभा कैंडिडेट गणेश सिंह सिद्धार्थ कुशवाहा से विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और अब दोनों ही उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ फिर आमने सामने हैं। बहुजन समाज पार्टी से नारायण त्रिपाठी भी ताल ठोक रहे हैं। जो स्थिति पैदा कर दी है गणेश सिंह जी ने, वो बड़े जैसे मजदूर पलायन कर रहे हैं, विद्यार्थी पलायन कर रहे हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे इलाज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। सवाल ये कि विरोधियों का संग क्या रंग लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और पहले चरण के एनडीए उम्मीदवारों को पीएम की एक चिट्ठी आई है। दरअसल रामनवमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी उम्मीदवारों को एक चिट्ठी लिखी। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी में जो बातें लिखी हैं, वो बातें हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा कि ये उज्जवल भविष्य के निर्माण का सुनहरा अवसर है। भरोसा है कि आप जनता का भरपूर समर्थन लेकर आएंगे। मोदी की गारंटी है कि 24 घंटे 7 दिन साल 2047 के लिए समर्पित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है और ये चिट्ठी उन्होंने इस संदर्भ में लिखी है। हालांकि अपने चुनावी सभाओं से कई बार पीएम मोदी कह चुके हैं 24/7 फॉर 2047, और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी चिट्ठी में भी किया। आगे बढ़ेंगे, बात खंडवा की करेंगे, जहां खंडवा से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने कहा कि मैं गरीब हूं, चुनाव का खर्च सहन नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़कर आया हूं, इतने पैसे वाला नहीं हूं कि लोकसभा चुनाव का खर्च वहन कर सकूं। दरअसल पटेल ने कहा कि एक वोट एक नोट का नारा इसलिए दिया गया कि कार्यकर्ता भी समर्पण भाव दिखाएं। ये है ना, मैं बता रहा हूँ ना कि पार्टी के पास पैसा नहीं होने की वजह से जो प्रत्याशियों को जो सहयोग पार्टी से मिलता था वो सहयोग नहीं मिल पाएगा। और मैं भी एक चुनाव का दौर गुजर कर आया हूँ और मैं इतना बड़ा पैसे वाला नहीं हूँ कि मैं इस लोकसभा का विधानसभा का पैसा खर्च सहन कर लूँ। और कार्यकर्ताओं में एक वोट एक नोट का हमने नारा इसलिए दिया है कि कार्यकर्ता भी अपनी जिस पार्टी में समर्पित है। और अब खबर रतलाम से, जहां रतलाम में गोठड़ा माताजी ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। मां महिषासुर मर्दिनी के इष्ट पंडा जी ने ये भविष्यवाणी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश का राजा नहीं बदलेगा, साथ ही अच्छी बारिश और लहसुन प्याज के अच्छे दामों की भविष्यवाणी भी की गई है। भविष्यवाणी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण यहां पहुंचे हुए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल आलोट विधायक चिंतामण मालवीय, सांसद अनिल फिरोजिया और कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार भी भविष्यवाणी सुनने के लिए यहां पहुंचे थे। बता दें कि रतलाम जिले से लगे गोठड़ा गांव में हर वर्ष चैत्र नवमी पर भविष्यवाणी की जाती है।
आप देख रहे हैं हुजूम चारों तरफ से, उज्जैन, याद, रतलाम जिले से, आलोट से, जावरा से, बड़नगर से, नागदा खाचरोद से हजारों की संख्या में यहाँ माताजी के भक्त लोग आते हैं और निश्चित रूप से भविष्यवाणी की माँ ने इस बार अच्छी बारिश होगी, फसलों के दाम अच्छे होंगे और यही हम सब ईश्वर से माँ से मांगते हैं कि हमारा किसान भाई जो कृषि प्रधान है हमारा पूरा जिला, तो निश्चित रूप से किसानों के लिए अच्छी घोषणा हुई है। बस एक सिर्फ दाम नहीं मिल रहे हैं तो माँ की कृपा से वो दाम मिले किसान भाई को, ये हमारी मांग है। बाकी तो अच्छा साल निकले, यही हमारी माँ से प्रार्थना है। और रामनवमी का पवित्र दिन है तो राम जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, यही माँ से प्रार्थना है। कवर्धा में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। लाठी डंडे से युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल हत्या के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। छेड़छाड़ के आरोप में इस वारदात को अंजाम दिया गया था और पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। कुकदूर थाना क्षेत्र का दमगढ़ गांव का यह पूरा मामला, जहां छेड़छाड़ के आरोप में हत्या का मामला सामने आया था। और अंबिकापुर में हाथियों की दहशत लगातार बरकरार है और 6 से ज्यादा गांव में हाथियों से लोगों में दहशत है। 15 दिनों से रोज हाथी उत्पात मचा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण हाथियों को खदेड़ रहे हैं। घरों, फसलों और मवेशियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर और उनकी बेटी सारा तेंदुलकर सीहोर के भैरुंदा ब्लॉक के जामुन झील और सेवनिया पहुंची। यहां उन्होंने सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन की ओर से गोद लिए गए गांवों में की जा रही गतिविधियों का निरीक्षण किया। और आपको बता दें कि सीहोर जिले के 5 कुटीरों में सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन काम करती है, उन्हें गोद लिया हुआ है और आर्थिक मदद दी जाती है। और इससे पहले सचिन तेंदुलकर भी सीहोर जिले के इन कुटीरों में गए थे। और जिले में नयापुरा, खापा, बेलपाटी, जामुन झील और सेवनिया में सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन की ओर से कुटीर संचालित किया जाता है। और इन कुटीरों में यहाँ के बच्चे सुबह शाम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और इस दौरान बच्चों को सुबह शाम श्री राम, श्री कृष्ण के भजन भी सुनाए जाते हैं और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा दिए जाने का काम किया जाता है। बच्चे यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ ड्राइंग और अन्य गतिविधियां भी करते हैं। इन कुटीरों में 3 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों को पढ़ाया जाता है। सुबह शाम इन्हें यहाँ पर निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है और सुबह 7 से 10 और शाम 4 से 6 बजे तक इन्हें पढ़ाया भी जाता है। इस बीच में जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं वो स्कूल भी जा सकते हैं। और कल आईपीएल का 32वां मुकाबला खेला गया, जिसमें दिल्ली ने गुजरात को हराकर सीजन की तीसरी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम महज 17 ओवर 3 बॉल में करीब 89 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और आईपीएल 2024 का यह सबसे कम स्कोर है। इससे पहले पिछले साल टीम दिल्ली के खिलाफ 125 रन बनाकर सिमट गई थी और 8 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट चेज कर लिया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और चलते चलते टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है। देश के हर मतदाता से एक अपील, इस बार